हाय गाइज, वेलकम बैक टू फाइंडर एकेडमी। हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स का लेक्चर 18 जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हम 17 लेक्चर्स इस कोर्स में देख चुके हैं और जो टॉपिक हमारा चल रहा है फिलहाल वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसमें अब तक हम 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। आज हमारा जो होगा वो पार्ट 5 होगा और आने वाले 2 लेक्चर्स में मतलब पार्ट 6 और 7 आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हमारे 3 टॉपिक जो है हमारे सिलेबस के वो हो जाएंगे। और कुछ कमेंट्स आती है कि सिलेबस जो कब तक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आंसर राइटिंग कैसे करनी है। और कुछ क्वेश्चन मतलब कमेंट्स ये भी थी कि क्या हम जो आंसर्स होते हैं हमारी इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके नाम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो कोर्स हमारा जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब हमारा ऑप्शनल का, तो इसमें एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है और वर्ल्ड है। तो सबसे लेंदी जो सिलेबस है ना वो ऑप्शनल का ही है, मतलब सॉरी हिस्ट्री ऑप्शनल का है। बाकी सिलेबस भी है, बाकी ऑप्शनल के भी सिलेबस लेंदी है, लेकिन इतनी लेंदी नहीं है जितने की हिस्ट्री ऑप्शनल के। तो हमारा पार्ट 1 जो है, जैसे कि हम डिटेल में कवर कर रहे हैं तो थोड़ा वक्त लगता है, तो हमारा मार्च तक हो जाएगा। मतलब पेपर 1 का पार्ट 1 हमारा मार्च तक हो जाएगा, मतलब पेपर 1 मार्च। ओके, फिर हमारा जो पार्ट 1, पेपर 1 का पार्ट 1, पार्ट 1 मतलब एंशिएंट हिस्ट्री। जो पेपर 1 का जो पार्ट 2 है मतलब मेडिवल हिस्ट्री, वो हमारा मतलब जब तक प्रीलिम्स नहीं आ जाती इस साल की तब तक हो जाएगा। मतलब जो लोग इस साल, मतलब मुझे सबसे पहले तो एक बात आप बता देना कमेंट बॉक्स में कि इस साल प्रीलिम्स कितने लोग देने वाले हैं। मतलब आप जो वीडियोस देख रहे हो इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो इस साल जो है प्रीलिम्स के लिए अपेयर होने वाले हैं, तो फिर उस हिसाब से मैं लेक्चर की फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकता हूँ। ओके, तो कमेंट में बताना जरूर कि कौन 2022 में अटेम्प्ट कर रहा है, कौन 23 में। अगर हमारे जो व्यूवर्स है वो 23 वाले हैं तो फिर हम आराम से कोर्स कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर 22 वाले भी कुछ लोग हैं तो फिर हमें थोड़ी लेक्चर की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी होगी। तो आपको मुझे बताना है कि कौन किस साल एग्ज़ाम जो है वो देने वाला है। ओके, सो और तो मतलब हम इस साल जो है हमारा ये पूरा जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा अराउंड अगस्त या फिर सितंबर तक। ठीक है, सितंबर तक हमारा पूरा जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसको वक्त लगता है, 6 से 7 महीने लगते हैं इसको, इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो अब तक हमने जो लेक्चर्स देखे लगभग 17 लेक्चर्स, तो उससे आपको आइडिया हो चुकी होंगी कि हमारा जो कोर्स चल रहा है वो काफ़ी डिटेल्ड है और जो सिलेबस है वो हम पूरा कवर करने वाले हैं। क्योंकि कुछ लोगों के मन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये कोर्स पूरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फ्री में कोर्स कोई देता नहीं है और अभी चल रहा है, तो ये पूरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन होगा, पूरा होगा, बिल्कुल, डोंट वरी। फिर उसके बाद क्वेश्चंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड होते हैं, तो आंसर राइटिंग के ऊपर मैं कभी एक लेक्चर बना दूंगा कि किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने चाहिए, उसमें स्टूडेंट का नाम किस तरीके से आप डाल सकते हो, मॉडल आंसर्स, मतलब मैं मॉडल आंसर दिखा दूंगा आपको लिख के कुछ, और कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो लिखने जाते हैं। तो ये आपकी कुछ क्यूरीज थी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स को भी डिस्कस करो, मतलब इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो भी करवा दो। कुछ कह रहे जोग्राफी भी करवा दो, तो हम सब कुछ कर लेंगे। हम इकोनॉमिक्स भी कर लेंगे, जोग्राफी भी कर लेंगे, हम पॉलिटी भी कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, उसे वक्त लगता है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के 4 लेक्चर्स लिए हैं। उसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, जोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में देखा, फिर थेरीज ऑफ ओरिजिन उसके बारे में देखा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया, सोसाइटी डिस्कस की, रिलीजन डिस्कस किया, पॉलिटिकल लाइफ डिस्कस की, टाउन्स देखे, उसका क्या पैटर्न था वो देखा, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह देखे। तो आज हम क्या देखने वाले, तो हम अभी आज से क्या करेंगे, इकोनॉमिक लाइफ स्टार्ट करेंगे। और इकोनॉमी के बाद फिर हमारा बचता है डिक्लाइन। तो 2 ही टॉपिक हमारे अभी बचे, एक तो इकोनॉमिक लाइफ और दूसरा डिक्लाइन। ये हमारा टॉपिक फिर हो जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे। और इकोनॉमी में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एग्रीकल्चर, और मतलब एग्रीकल्चर में क्रॉप आ जाता है, और डाइटरी प्रैक्टिसेस, मतलब उनकी सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज क्या थी। तो इकोनॉमिक लाइफ में आज हम एग्रीकल्चर और डाइटरी प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे। और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा कल का, उसमें हम इकोनॉमिक लाइफ को कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें कि हम जो ट्रेड वगैरह होता है, जो कॉमर्स होता है, जो मतलब जो आपका जो क्राफ्ट वगैरह होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसको डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें फिर हम डिक्लाइन और फिर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ जो उसकी सिमिलरिटीज है वो लिखेंगे। मतलब आने वाले 2 लेक्चर जो है इसमें हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है
मतलब कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक 3 हमारे 3 टॉपिक हमारे हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो देखने हैं। इस साल अभी एग्जाम जो हमारी चल रही है मेंस की, उसके जो क्वेश्चन आएंगे, उसके जो पेपर्स आएंगे, उनको आपको देखना है। और आपको नोट बनाते रहना है इन वीडियोस को देख के, इन पीडीएफ्स को देख के। आप चाहो तो पीडीएफ वैसे के वैसे पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप खुद के नोट बनाओगे ज़्यादा बेटर होगा। वीडियो देखो, खुद के नोट बनाओ। पीडीएफ तो आपको मिल जाते टेलीग्राम चैनल पे। और अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हमें क्या देखना है। तो एग्रीकल्चर देखना है, सबसिस्टेंस बेसिस, हड़प्पन क्राफ्ट एंड नेटवर्क ऑफ ट्रेड। तो इसमें से आज हम सिर्फ इन 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और बचे हुए जो 2 टॉपिक्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो सबसे पहले तो हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इकोनॉमी में नहीं आता है, ये हड़प्पन स्क्रिप्ट एक अलग से टॉपिक है। तो क्वेश्चन तो नहीं आ सकता इसके ऊपर, लेकिन कुछ भी हो सकता है, आ भी सकता है, लेकिन अब तक नहीं आया, चांसेस भी कम है। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है ना वो क्या है, क्योंकि अभी भी एक मिस्ट्री है। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है अभी तक समझ नहीं पाए हम कि क्या है। अभी लैंग्वेज तो यूज़ करते थे बोलने के लिए, लिखने के लिए, लेकिन ये हम समझ नहीं पाए। इट इज़ अ मिस्ट्री फॉर स्टूडेंट। अभी इसके जो अर्लीस्ट स्पेसिमेन मिले थे ना, मतलब कुछ टुकड़े मिले थे, कुछ जो राइटिंग्स थी उसकी, उनकी स्क्रिप्ट की, वो मिली थी 1853 में अलेक्जेंडर कनिंगम को। लेकिन 1923 में जब इसका एक्सकवेशन हुआ जॉन मार्शल के अंदर, तो टोटली हमने इसको रिकवर कर लिया। और अराउंड हमें 1400 मतलब 4000 स्पेसिमेन जो हड़प्पन राइटिंग्स के मिले, जो कि कुछ स्टोन्स पे, मतलब स्टोन पे लिखा हुआ है। उसके बाद कॉपर के ऊपर, या फिर ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट के, या फिर पॉटरी के ऊपर, या फिर दीवालों के ऊपर भी लिखे हुए आपको वो स्पेसिमेन जो है मिल जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि स्कॉलर जो है ना, स्कॉलर्स इसमें कन्फ्यूजन है स्कॉलर्स में कि ये लैंग्वेज जो है ना वो कौन सी लैंग्वेज है, उनका स्क्रिप्ट क्या है। मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि द्रविडियन है। अभी रिसेंट जो डिस्कवरी हुई है ना, वो भी द्रविडियन लैंग्वेज के साथ ही कनेक्ट कर रही है। मतलब जो रिसेंट डिस्कवरी है, इसके जो लिंक है ना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पे आप पढ़ लेना। जो रिसेंट डिस्कवरी है ना रिगार्डिंग द इंडस वैली स्क्रिप्ट, तो वो आप आराम से पढ़ लेना। मैं टेलीग्राम चैनल पे वो लिंक डाल दूंगा। और कुछ इसे इंडो आर्यन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और कुछ इवन कह रहे हैं कि समरियन जो लैंग्वेज है ना वही ये लैंग्वेज है। तो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई कंसेंसस नहीं है हिस्टोरियंस के बीच में, और हम इस लैंग्वेज को अभी तक डिसिफर भी नहीं कर पाए। हालांकि आप हमारे पास जो स्पेसिमेंस है वो है, लैंग्वेज जो लिखावट है वो हमारे पास है, लेकिन हम उसे अब तक समझ नहीं पाए। तो ये जो लैंग्वेज थी ना, ये राइट टू लेफ्ट होती थी। मतलब हम अभी लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं ना, हम जैसे कि हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, लेफ्ट टू राइट। ये क्या है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे खत्म किया, तो ये लेफ्ट टू राइट। यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे खत्म किया, तो ये क्या है, लेफ्ट टू राइट। लेकिन वो कैसे लिखते थे, वो राइट टू लेफ्ट। जैसे उर्दू लिखी जाती है ना, उर्दू, तो उर्दू के टाइप वो लिखते थे, राइट टू लेफ्ट। तो इसमें आपको सिंबल्स देखने को मिलेंगे, पिक्चर्स देखने को मिलेंगे, साइंस। मतलब लैंग्वेज में वर्ड्स नहीं है, सिंबल्स है, पिक्चर्स है, साइंस है। एक मिनट हम देख लेते हैं, हम जो इनकी जो इमेज है ना वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सिंबल्स मिल रहे हैं, सिंबल्स है, सिंबल्स, पिक्चर्स। ये पिक्चर्स है, ये भी पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स तरह ही है, ये कुछ सिंबल्स है। तो पिक्टोरियल और सिंबॉलिक लैंग्वेज है इनकी जो है। मतलब वर्ड्स नहीं है यहाँ पे, आपको वर्ड्स दिखेंगे ही नहीं। वर्ड्स है क्या, नहीं है। ये क्या है, देखो यहाँ पे, इसलिए कुछ लोग इंडो आर्यंस के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक जो साइन है स्वस्तिक वाला, स्क्वायर साइन जो है ना मेरा, ये वाला जो है ना, ये मेरा है। तो इसलिए कुछ लोग इसे इंडो आर्यन लैंग्वेज का कनेक्ट भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि द्रविडियन लैंग्वेज है। तो ये जो लैंग्वेज है इसके, हाँ, तो ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, साइंस है इसमें, पिक्चर्स है और सिंबल्स है, और इसलिए इसे लोगोग्राफिक कहा गया है। लोगो सिलेबिक इसे कहा जाता है इस लैंग्वेज को। तो जो कॉमन, और एक खास बात यह है कि कॉमन लैंग्वेज है थ्रू आउट द सिविलाइजेशन। जितने भी अराउंड 1400 सेटलमेंट्स हमारे पास है इनकी, हम जो हमें पता है, सारे सेटलमेंट में एक ही लैंग्वेज यूज करते हैं, एक ही स्क्रिप्ट है। तो इससे हमें पता चला कि कितना ज़्यादा कल्चरल इंटीग्रेशन उनका हुआ था। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि ये तो हो गया, अभी बेसिक हो गया, इनका इंट्रोडक्शन होगा। तो इसका यूज़ क्या करते थे, काफ़ी सिंपल सा यूज़ था। एक तो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, राइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता था। बिल्कुल आसान सी बात है। लैंग्वेज क्या होती है, इट इज़ जस्ट मीडियम टू कन्वे योर मैसेज। और सेकंड क्या है, तो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। कभी क्या होता था, जब वो सपोज वो ट्रेडिंग करते थे, ट्रेडिंग के ऊपर क्या होता था, सपोज ये कोई सैक है जिसमें कुछ एटम्स उन्होंने रखे ट्रेडिंग के, तो यहाँ पे वो सील्स चिपकाते थे। यहाँ पे जहाँ पे हम गार्ड बांधते हैं ना, तो यहाँ पे वो सील्स चिपकाते थे, और सील्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। तो इससे क्या हम इन्फर कर सकते हैं, तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का मैसेज था जिससे ऑथेंटिकेट होता था कि सेंडर कौन है, और किस रिसीवर को, मतलब जो रिसीवर कर रहा है उसे पता चल जाता है कि कौन सेंडर है। ये
जो आपकी बॉडी होती थी इसके ऊपर कुछ ऐसा सील्स था और सील्स के ऊपर कुछ राइटिंग लिखी होती थी, तो इससे पता चलता था कि सेंडर कौन है। ये एक ट्रेडिंग पर्पज हो सकता है, हम ऐसा मान रहे हैं, हमें कुछ कंफर्मेशन नहीं है। कुछ नरेटिव सीन्स भी इसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इसका यूज है स्क्रिप्ट का। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आए नहीं है, बनने के चांसेस कम है, लेकिन इंटरव्यू में काफ़ी मतलब हाई चांसेस है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये रिसेंट डिस्कवरीज जो है इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। एग्जाम में काफ़ी कम चांसेस है स्क्रिप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बनता ही नहीं है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बनाओगे आप इसके ऊपर। तो चांसेस है कि इंटरव्यू में आपको ये सवाल जो पूछा जा सकता है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट के ऊपर जो अभी रिसेंट डिस्कवरीज हुई है उसके बेसिस पे आप कुछ बताओ, क्या थी, आपको क्या लगता है, ये लोगो सिम्बॉलिक थी, लोगोग्राफिक थी, पिक्टोरियल थी, क्या मतलब आप बता सकते हो। और जो रिसेंट डिस्कवरीज है इसके आप सर्च कर सकते हो, और मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे हमारे, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये हमने डिस्कस किया हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक लाइफ, उसको हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक लाइफ, इसमें हम स्टार्ट करेंगे आज एग्रीकल्चर से। अभी देखो, कोई भी सिविलाइजेशन है, कोई भी अर्बन सिविलाइजेशन है, वो विदाउट सरप्लस एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के, अगर वहाँ पे सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो अर्बन सिविलाइजेशन है। तो ये जो अर्बन सिविलाइजेशन है, ये अर्बन सिविलाइजेशन अर्बनिज्म जो होता है ना, फिर अर्बनाइजेशन जो होता है, ये अर्बनाइजेशन तब तक हो नहीं सकता जब तक कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है ना सरप्लस में नहीं होता। क्योंकि जब मैंने इसको बार बार बताया है, पिछले कुछ 2-3 लेक्चर में मैंने बताया था, जब हम मेसोलिथिक फेज या फिर न्यूलिथिक फेज डिस्कस करें तभी मैंने बताया था कि इस तरह से सरप्लस एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अदर एक्टिविटीज़ के लिए। जब लोग प्राइमरी एक्टिविटीज जो जैसे कि एग्रीकल्चर, इसके ऊपर मास्टरी कर लेते हैं, जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है तभी वो फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज जो जैसे कि ट्रेडिंग वगैरह हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ये एक बेसिक है जो मैंने बार बार आपको बताया है। हड़प्पन अर्बनाइजेशन जो था वो दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन द सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, नो डाउट। तो एग्रीकल्चर के ऊपर उन्होंने मास्टरी की थी, बिल्कुल हमें पता है। तो एग्रीकल्चर तो उनका मेन ऑक्यूपेशन था, मेन स्टे था, लेकिन इसके अलावा भी वो एनिमल डोमेस्टिकेशन करते थे और हंटिंग करते थे। शायद यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, शायद यहाँ पे हंटिंग आना चाहिए, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, हर्डिंग नहीं है, ये हंटिंग है। ये क्या है, हंटिंग, ये हंटिंग है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था, इसके अलावा वो डोमेस्टिकेशन और हंटिंग भी करते थे। तो जो रीजन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये हमें पता है कि रेनलेस रीजन था, रेनलेस एरिया था ना ये, यहाँ पे रेनी नहीं, मतलब रेनफॉल कम है। आज अगर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रीजन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आता कहाँ पे, तो हाँ, ये इंडिया, और यहाँ से ये हमारा पाकिस्तान है, और ये अफगानिस्तान। ईस्ट वाले एरिया में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मेजोरिटी ऑफ साइड, सही कि नहीं। तो ये तो एरिया आज एरिड है ना, ये टोटल एरिया एरिड है, टोटली एरिड है, यहाँ पे डेजर्ट है। तो सवाल ये है कि ये एरिया इतना एरिड है, फिर भी यहाँ पे इतनी मतलब अर्बन सिविलाइजेशन, इतनी मैच्योर सिविलाइजेशन जो है वो बनी कैसे। तो इसका सीधा साधा जो आंसर है वो ये है कि ये एरिडिटी आज है, ये एरिया रेनलेस आज है। आज यहाँ पे अराउंड 20 सेंटीमीटर पर ईयर से ज़्यादा रेनफॉल होता नहीं है, लेकिन वो वक्त था जब मतलब 4th सेंचुरी BC में, 3rd सेंचुरी BC में ये एक फर्टाइल ट्रैक था, यहाँ पे रेनफॉल होता था। अभी इसकी रीज़न क्या है कि उस वक्त पे क्यों इतनी प्रॉस्परस विलेजेस और टाउन्स जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के देखने को मिलेंगे। हालांकि आज तो रेनलेस एरिया है, लेकिन उस वक्त फर्टाइल रीजन था। लेकिन क्यों, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन था ना वहाँ पे, वक्त मतलब उस वक्त पॉपुलेशन नहीं तो नेचुरल वेजिटेशन था, और जिसकी वजह से रेनफॉल काफ़ी अच्छा खासा होता था। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडस रिवर है ना, इसको हर साल जो आता है ना, हम क्या बोल सकते हैं उसे, फ्लडिंग होती है, तो इनंडेशन उसे कहा जाता है। तो इनंडेशन की वजह से सपोज कि ये प्रोफाइल है इंडस वैली सी, तो जब फ्लडिंग होती है ना तो रिवर यहाँ से ऐसे फ्लो करती है। तो ये वाला एरिया जो है ना, ये इसे फ्लड प्लेन कहा जाता है। सॉरी, एक बार फिर से बता दो, ये सपोज रिवर का कोर्स है, यहाँ से रिवर बह रही, तो रिवर था मतलब जनरली तो ये ऐसी फ्लो होगी ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब फ्लड आता है तो रिवर का जो क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ जाता है। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, इसे कहा जाता है फ्लड प्लेन्स। तो ये जो फ्लड प्लेन्स है ना, यहाँ पे ही आपको उनका एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। और इसीलिए जो एग्रीकल्चर होता था ना वो मार्च तक उनका हो जाता था, मतलब अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च तक वो जो है वो एग्रीकल्चर खेती करते थे, क्योंकि फ्लड प्लेन्स में वो खेती करते थे। और इसीलिए फिर बाद में जब मतलब रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता था तब वो खेती नहीं करते थे, तो मार्च या फिर अप्रैल तक उनका हार्वेस्टिंग वगैरह हो जाता था। तो रीज़न क्या है कि तब इतनी फर्टिलिटी थी। सबसे पहले तो नेचुरल वेजिटेशन था, उसकी वजह से रेनफॉल होता था। एक एनुअल इनंडेशन होता था, इनंडेशन मतलब जो मैंने अभी आपको समझा दिया। और सरस्वती रिवर भी थी, तो इसकी भी मतलब ट्रिब्यूटरी वगैरह थी, तो
एक फर्टाइल एरिया था आपका पंजाब, वैसे भी पंचनाथ कहा जाता है, वहाँ पे 5 रिवर्स है, तो वहाँ पे काफ़ी बढ़िया आपको जो खेती करने के लिए जगह जो मिल जाती है, फर्टिलिटी मिल जाती है। तो क्या रीज़न है कि आज अरिडिटी है, और बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो मतलब जब हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म मतलब जो एंड हो रहा था ना, तभी वहाँ पे अरिडिटी आ गई थी, और आज भी अरिडिटी है। क्लाइमेट चेंज हो चुका था, तो इसका रीज़न क्या है? सबसे पहला तो रीज़न है कि जो नेचुरल ग्रीनरी है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोगों ने इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर लिया, मतलब उन्होंने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, मतलब बस वो यूज़ करते गए। जैसे आज हम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब बिना सोचा समझे, बिना फ्यूचर की चिंता के। उसके बाद टिम्बर जो लाकूड़ वगैरह होता था, वो वुड का इस्तेमाल करते थे, किस लिए? तो हमें पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो टोटली ब्रिक्स से बनी हुई है, मतलब वहाँ पे स्टोन की बिल्डिंग्स ही नहीं है, टोटल ब्रिक्स की बिल्डिंग्स है। तो ब्रिक्स की बिल्डिंग से मतलब तो वो भी बेक्ड ब्रिक्स है ना ज़्यादातर, तो इन ईंटों को जलाने के लिए वो टिम्बर का इस्तेमाल करते थे, और कंस्ट्रक्शन के लिए भी। घर भी उनके विंडोज वगैरह जो थे वो इसलिए बने होते थे, फ्लोर जो थे घर के छत वो भी वुडन से बने होते थे। इसके बाद एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन हुआ, एग्रीकल्चर का मतलब एग्रीकल्चर काफ़ी लार्ज स्केल पे वो करते थे। और उसके बाद फ्यूल कुकिंग पर्पज़ के लिए तो यूज़ होता है। उस वक्त कोई गैस नहीं था, कोई सिलेंडर नहीं था, है ना, कोई मतलब इंडक्शन स्टोव वगैरह कुछ नहीं था, तो मतलब वो टिम्बर का इस्तेमाल करते थे कुकिंग के लिए। और उसके बाद ग्रेजिंग, डोमेस्टिकेशन भी चल रहा था उनका। तो ये रीज़न है कि आज यहाँ पे आपको अरिडिटी देखने को मिलेंगी, या फिर लैटर जो फेज है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और ये कारण भी माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का खत्म हुआ है, मतलब उसका जो डिक्लाइन हुआ है, उसका जो एंड हुआ है, उसके पीछे का एक रीज़न भी ऐसा माना जाता है। तो क्या रीज़न थे कि तब अरिडिटी नहीं थी, तब फर्टिलिटी थी, ये हमने देख लिया। क्या रीज़न है कि आज अरिडिटी है, ये भी हमने देख लिया। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो इतनी प्रॉस्परस क्यों थी, इतनी मतलब वहाँ के सिटीज और टाउन इतने प्रॉस्परस क्यों थे। कुछ जो एग्रीकल्चर और जो उनकी स्टाइल थी, पैटर्न थी, मतलब जो तरीका वो अपनाते थे एग्रीकल्चर का, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि आज आपको पता है कि दो तरीके की क्रॉप जो दो तरीके के दो हमारे क्या होते हैं सीजन होते हैं। एक होता है रबी, और एक होता है खरीफ। हमारे पास पेन नहीं है, पेन मतलब जो आपको पता होगा पेन वगैरह यूज़ होती है, तो इस वजह से मैं लिख नहीं पाता, मैं माउस का इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि अभी हमने जब स्टार्ट किया है, कुछ दिनों बाद पेन वगैरह भी हम टैबलेट पेन का इस्तेमाल करेंगे, तब अच्छे से लिख पाऊंगा। ओके, तो अभी थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो हमारे पास अभी दो सीज़न होते हैं ज़्यादातर, दो तरीके के क्रॉप्स होते हैं। एक होता है खरीफ, जो कि स्टार्ट होता है अराउंड जून और ख़त्म होता है आपके फरवरी तक, है ना। दूसरा होता है रबी सीजन, जो आपके विंटर में स्टार्ट होता है अक्टूबर में और ख़त्म होता है सेम अप्रैल में, है। और एक होता है जायद क्रॉप, जायद क्रॉप मतलब जो समर में लिए जाते हैं। तो ये 3 सीज़न है, लेकिन उस वक्त एक ही सीज़न होता था। वो नवंबर में वो सोविंग करते थे फ्लड प्लेन्स में इंडस के, और हार्वेस्ट कर लेते थे मार्च अप्रैल में। क्यों? क्योंकि फिर फ्लड आता है ना, रेनी सीजन। तो ये एक उनका मतलब पैटर्न था। तो हमें वहाँ पे कोई होज या फिर प्लग शेयर मतलब जो होता है ना प्लग, जिससे वो प्लगिंग करते हैं, तो वो हमें मिला नहीं एविडेंसेस, उसके डायरेक्ट एविडेंसेस तो नहीं मिले। लेकिन जो वहाँ पे जो क्या बोल सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, फरो मिला है, मतलब प्लगिंग के एविडेंसेस मिले, इस तरीके के प्लगिंग के एविडेंसेस, जैसे आज आपको खेतों में देखने को मिलेंगे। मतलब हम जब खेत में बुआई करते हैं, उसके पहले हम जो करते हैं ना, कभी ट्रक का इस्तेमाल करते हैं, पहले मतलब बैल का भी इस्तेमाल करते हैं, अभी ट्रक वगैरह आ गए, तो उसे कहा जाता है प्लगिंग। तो प्लगिंग जो है ना, प्लगिंग के एविडेंसेस मिले हमें कालीबंगन में। तो उससे हमें पता चला कि फील्ड जो है प्लग की जाती थी बिफोर सोविंग सीजन। तो उसके लिए वो प्रॉब्लली वुडन प्लग का इस्तेमाल करते थे, जो कि ऑक्सन मतलब आपके जो बैल होते हैं और कैमल, इनका इस्तेमाल वो कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। वो टूल्स क्या थे उनके? तो स्टोन सिकल्स का इस्तेमाल करते थे, प्लगशेयर का इस्तेमाल करते थे। और ये हमें पता कैसे चल रहा है? तो एक तो ये हमें जहाँ पे फरोज मिल रहे हैं, फरोज मतलब ऐसे लाइन्स हो गए प्लगिंग की हुई, तो ये कालीबंगन में ये मिल रहे। या फिर आप टेराकोटा जो टॉयज़ है ना, टॉयज़ भी है जो प्लग के टॉयज़ है, तो ये अगर वो टॉयज़ इस्तेमाल करते तभी तो उन्होंने उसके टॉयज़ बनाए ना, मतलब प्लग इस्तेमाल करते थे, तभी उनको पता है कि ऐसा कुछ होता है, तो इसलिए उन्होंने टॉयज़ बनाए बच्चों के खेलने के लिए। तो ये टूल्स वो इस्तेमाल करते हैं। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के एरियाज में आपको नालाज और कैनल्स मिलेंगे इरिगेशन पर्पज़ के लिए। इम्बैकमेंट्स वो यूज़ करते थे वाटर को चैनलाइज करने के लिए। तो जो दो तरीके के फरोज मिले हमें, राइट एंगल कटिंग, जो एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या करे कट कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी ये मतलब आसान है, समझने की ज़रूरत नहीं है। मतलब काफ़ी आसान ये टॉपिक है, मुझे लग रहा है इसमें कुछ समझाना मतलब है ही नहीं, है ना। आप आसानी से स्लाइड जो है पढ़ के समझ सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कि वो मल्टीपल क्रॉपिंग करते थे और उन्हें क्रॉप रोटेशन का भी नॉलेज था।
मल्टीपल क्रॉपिंग प्लस क्रॉप रोटेशन का उन्हें नॉलेज था। हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो देखो ये सपोज ये लाइन है जहाँ पे सपोज वीट ली जा रही है, यहाँ पे दूसरी लाइन होती थी जहाँ पे बार्ली ली जाती, तो मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही है। सपोज कि एक क्रॉप फेल हो गया तो दूसरा क्रॉप जो है वो मतलब उसको कंपेंसेट कर देता। तो इस तरह का नॉलेज उन्हें था, ये हमें पता चल रहा है। 2 सेट ऑफ फरो, इसलिए बोला 2 सेट ऑफ फरो है ना, दो सेट है इसलिए मल्टीपल क्रॉपिंग, एक होता तो फिर सिंगल क्रॉपिंग। ओके, और क्रॉप रोटेशन का भी उन्हें नॉलेज था। क्रॉप्स कौन कौन से वो लेते थे, तो उनका जो मेन था वो था व्हीट और बार्ली। इसके अलावा डेट्स, वेराइटीज ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, मस्टर्ड, सिसमेज। उसके बाद लोथल में राइस के एविडेंसेस मिले जो कि क्ले और पॉटरी में मतलब जुड़े हुए हैं। कॉटन का इस्तेमाल करते थे क्योंकि मोहनजोदड़ो में कॉटन क्लोथ्स मिले। तो इस तरह यहाँ से आप पता लगा सकते हो क्या वो मतलब उगाते थे और कैसा उनका पैटर्न हुआ करता था। और इरिगेशन भी था, काफ़ी अच्छा इरिगेशन था। अभी देख लेते हैं हम सब्सिस्टेंस प्रैक्टिस, मतलब उनका खाना पीना, डाइटरी प्रैक्टिस वगैरह क्या था, क्या खाते थे वो, क्या वेराइटी थी, नहीं थी, या फिर एक तरीके का खाना खाते थे। जैसे वो स्टोन एज में होता है ना, तो स्टोन एज की तरह थे या फिर एडवांस थे। तो देख लेते हैं अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, इसमें आपको इनॉर्मस एरिया देखने को मिला, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन इनॉर्मस एरिया कवर करता है। हम देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, सॉरी, इंडिया का मैप ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन, और यहाँ से तो इतना सारा एरिया ये कवर करता है हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले। तो इतना बड़ा एरिया अगर वो कवर कर रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले, तो डाइवर्सिटी तो होंगी ना। तो जैसे कि एलुवियल प्लेन्स भी थे, माउंटेन्स भी थे, प्लेटूज भी थे और सी कोस्ट भी है, तो डाइवर्सिटी तो होंगी खाने में, क्योंकि अलग अलग तरीके मतलब रीजन वाइज जो है ना वो खाना पीना जो बदलता रहता है। आपको पता है, आप गुजरात में जाओगे तो आपको अलग डाइटरी प्रैक्टिस मिलेंगी, महाराष्ट्र में अलग मिलेगी, राजस्थान में अलग मिलेंगी, कोस्टल एरियाज में आपको जो मराइन जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादा मिलेंगे। तो वहाँ पे एलुवियल प्लेन्स थे, माउंटेन्स थे, प्लेटूज थे, तो डाइवर्सिटी तो होगी। तो सबसिस्टेंस जो स्ट्रेटेजीज थी उनकी वो डाइवर्सिफाइड थी, आप बोल सकते हो आराम से। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर हमारा देख लो, फर्स्ट लेक्चर में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बताए, और आने वाले 1-2 दिन में हम जो इस साल का जो हिस्ट्री ऑप्शन का पेपर होगा ना उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो जो रिसोर्स पोटेंशियल था उसमें कोई डाउट नहीं, इस एरिया का काफ़ी रिच था, और जो कि फूड सरप्लस और ह्यूज पॉपुलेशन को सर्वाइव मतलब जनरेट करने के लिए सफिशिएंट था। तो डाइवर्सिटी थी उनके खाने पीने में, क्योंकि अगर एक क्रॉप फेल हो जाता तो दूसरा सर्वाइव करता था, क्योंकि अब वो मल्टीपल क्रॉपिंग भी जानते थे। तो जैसे कि हमने पहले बात की है कि उनका एग्रीकल्चर मेन स्टे था, लेकिन सप्लीमेंटेड बाय एनिमल हस्बेंड्री एंड हंटिंग। रिवराइन एंड मराइन फूड रिसोर्सेज जो है वो भी वो इस्तेमाल करते थे, इसके भी हमें एविडेंसेस मिले। तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है जिसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि मतलब हमें पता चला है कि वो क्या खाते थे। तो एक तो प्लांट रिमेन्स, सीड वगैरह के रिमेन्स मिले। दूसरे बाद एनिमल बोन्स, आर्टिफैक्ट्स, मोटिव्स ऑन सील्स एंड पॉटरी, इससे भी हमें पता चल जाता है। जैसे सील्स के ऊपर अगर उन्होंने किसी प्लांट वगैरह को इस्तेमाल किया है तो उन्हें वो पता था। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि इंडस फूड सिस्टम जो थी ना वो काफ़ी ब्रॉड बेस्ड थी और रिस्क मिटिगेटिंग थी, क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन थी। तो इतने बड़े पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए जो फूड सिस्टम है वो डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, ब्रॉड बेस्ड होनी चाहिए ऑब्वियसली। तो अभी देख लेते हैं हम कि वो क्या उगाते थे। तो राइस वगैरह को खाते थे, व्हीट खाते थे, बार्ले, पीज, मस्टर्ड्स वगैरह, ठीक है, सेसमे वगैरह हम देख चुके हैं। 2 तरीके के व्हीट और बार्ले की वेराइटी जो है ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगी मोस्ट ऑफ द साइड्स में, और फ्रिक्वेंटली वो मिलती है। और बनवाली में बनवाली जो है हरियाणा की एक साइड है, वहाँ पे आपको बार्ले के काफ़ी एविडेंस मिल रहे हैं। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, जो नेबर से वहाँ का मोबाइल बज रहा है। दे यूज टू कंज्यूम मराइन प्रोडक्ट्स, मराइन जो प्रोडक्ट्स है ना वो भी वो कंज्यूम करते थे। दैट मे बी ट्रांसपोर्टेड बाय कोस्टल कम्युनिटीज़। हंटिंग एंड हर्डिंग जो कम्युनिटीज़ है ना वो भी आपको यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलेगी। एनिमल हस्बेंड्री जो थी वो इन्वोक थी, सप्लीमेंटेड बाय मतलब अदर एक्टिविटीज एनिमल हस्बेंड्री। ओके, थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया है ना। आज का लेक्चर थोड़ा मतलब डिस्टर्ब है, मतलब थोड़ी मतलब बीमार सा हो, इसलिए थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो मोहनजोदारो जो है, हड़प्पा जो है और कालीबंगन जो है यहाँ पे स्टोर हाउसेज मिले हैं। इसका मतलब क्या है, तो जो फूड है उसको स्टोर करके रखते थे और बाद में फिर क्राइसिस के दौरान उसे यूज़ करते थे। शिप्स और गोट जो है ना, इसका डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिले, जो कि मिल्क और मीट के लिए वो हो सकता है यूज़ करते हो। फिर बोन्स, सॉरी, बियर, बोअर, बफेलो, एलिफेंट, इनके भी एविडेंसेस मिले हमें। तो हो सकता है ये खाते थे बोन्स, मतलब बोअर, बफेलो, एलिफेंट को। उसके बाद एलिफेंट जो है वो मतलब कैप्रिजन मतलब इम्प्रिजन मिल रहा है कुछ सील्स के ऊपर, इसका मतलब कि वो शायद एलिफेंट्स को भी डोमेस्टिकेट कर रहे थे। और राइनोसॉर्स के भी उन्हें आपको बोन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे अम्बरी साइड पे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एट मेनी मैच्योर साइट्स, इंडस वैली जैसे कि सिकरापुर, अभी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो रहा था, मतलब लेटर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है
तो एक साइड है शिक्रापुर, यहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, वाइल्ड एनिमल्स को खाने की, मतलब जो ये जो डिस्टर्बेंस होता है ना साउंड वगैरह, इससे काफ़ी तकलीफ हो जाती है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो वाइल्ड एनिमल्स थे इनके यूज के जो एविडेंसेस है वो बढ़ रहे हैं, कहाँ पे, शिक्रापुर में, टुवर्ड द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टुवर्ड द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनी ऐसी कुछ मैच्योर साइट्स है या फिर लेट हड़प्पन साइट्स है, जैसे शिक्रापुर हो गए, वहाँ पे आपको जो वाइल्ड एनिमल्स है ना इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कि सिविलाइजेशन जो अभी अपने डिक्लाइन पे है। क्योंकि हो सकता है कि रेंज जो है वो मतलब इनफ्रिक्वेंट हो गया हो, पॉपुलेशन प्रेशर हो, कुछ भी हो सकता है। तो ग्रेप्स और वाटरमेलन की भी एविडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ये पॉइंट आप यूज कर सकते हो डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन में। कैटल मीट का भी उन्होंने इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया है, तो हम बोल सकते हैं कि वो फेवरेबल फूड था उनका कैटल मीट। तो शायद